विद्यार्थियों, पिछली बार हमने देखा अपने लेक्चर में कि किस प्रकार से हम किसी भी अर्धचालक के लिए डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का मान निकालते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से मैं पीएन जंक्शन डायोड के लिए इक्वेशन निकालती हूँ, और इस इक्वेशन से मेरा क्या तात्पर्य है कि मैं किस प्रकार से उस डायोड के लिए वोल्टा और धारा के संबंध निकालती हूँ। और आप जब स्टडी करते हैं, अग्र बायस की स्टडी करते हैं, पीएन संधि डायोड की, पक्ष बायस की स्टडी करते हैं, तो इन वक्रों के मान आप देख चुके हैं कि मुझे ये वक्र अग्र बायस के लिए मिलता है, वोल्टा और धारा का संबंध के लिए वक्र मुझे मिलता है इस प्रकार से, यानी लगभग एक्सपोनेंशियल कर्व है। ये किसके साथ है? वोल्टा के साथ, धारा का है, जहाँ धारा किस में होती है? मिली एम्पेयर में होती है। और रिवर्स बायस में हमने देखा है धारा बहुत कम बहती है, और ये किस में होती है? रिवर्स बायस में धारा माइक्रो एम्पेयर में होती है। तो ये फॉरवर्ड बायस के लिए और ये रिवर्स बायस के लिए मैं स्टडी कर चुकी हूँ। अब मैं ये वोल्टा और धारा के लिए जो मैंने समीकरण निकाले हैं उसका मान अब यहाँ से समीकरणों से मैं ये संबंध को देखना चाहती हूँ कि ये मुझे किस प्रकार से ये वक्र देंगे। तो अब आज हम निकालने जा रहे हैं किस प्रकार से हम निकालेंगे पीएन संधि डायोड के लिए वोल्टा और धारा के संबंध। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जब मान लो पीएन संधि डायोड मेरे पास खुले परिपथ में था, और वो हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे बैरियर पोटेंशियल का मान मुझे निकालना होगा। तो बैरियर पोटेंशियल का मान निकालने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूंगी कि मेरे पास जब संधि डायोड पीएन इस बैरियर का निर्माण कब हुआ था? जब पीएन संधि डायोड बिल्कुल आपके पास खुले परिपथ में था, यानी हमने उसकी कोई भी उससे बाह्य बैटरी से नैम नहीं जोड़ा था, ना तो उस पर रिवर्स बायस लगाई थी और ना ही उस पर फॉरवर्ड बायस लगाई थी। और ये हमने देखा था कि जब मैं P और N को जोड़ देती हूँ तो इन दोनों के मध्य किसका निर्माण हो जाता है? अवक्षय परत का, जो कि किसकी तरह व्यवहार करता है? एक विद्युत क्षेत्र की तरह, एक पोटेंशियल बैरियर की तरह व्यवहार करता है। और ये चूंकि जब एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है तो होलों का प्रवाह N की तरफ और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह N से P की ओर रुक जाता है। तो इसमें जब वो खुले परिपथ में है तो बहने वाली जो धारा का मान है वो क्या है? 0 है। जब पीएन संधि किस में है? खुले परिपथ में है। तो यानी इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व भी 0 होगा, यानी Jn का मान भी 0 होगा, और होल धारा घनत्व का मान भी 0 होगा। अब मान लो मैं Jn = 0 ले रही हूँ, यानी पहले इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व 0 लेके समीकरण निकालूंगी, उसके बाद निकालूंगी होल धारा घनत्व को 0 लेके। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व लेती हूँ तो इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व हमने कल देखा था कि आपके पास 2 घटकों से मिलकर बनी है। पहला है ये ड्रिफ्ट करंट का और दूसरा है ये डिफ्यूजन करंट का। और इन दोनों यानी कुल धारा 0 है, तो इन दोनों का योगफल क्या होगा? 0 होगा। तो जब हम ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट के मान का योगफल को 0 करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इस संबंध को जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे दिख रहा है E से E कट रहा है, इधर मैं ले आऊंगी इसको, तो और फिर सॉल्व करूंगे तो dN/n का मान हो जाएगा -μn/dN EDX के बराबर। और कल हमने आइंस्टीन का संबंध भी देखा था कि dN/μn को मैं थर्मल एनर्जी से रिलेट कर सकती हूँ, और वो थर्मल कुल तुल्यांक का मान कितना होता है? kT/E के बराबर होता है, जहाँ Kb क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो यानी कि इक्विवेलेंट थर्मल एनर्जी से मैं इसको रिलेट कर रही हूँ आइंस्टीन के संबंध से यूज करते हुए। तो यहाँ पे μn/dN में मैंने रखा तो ये हो जाएगा E/kT, और माइनस साइन पहले से ही है ADX। अब इस संधि में अगर मैं देखूं तो जब मैं इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व की बात कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ x1 से x2 की ओर, यानी P साइड से मैं जा रही हूँ N साइड की ओर, तो P साइड पर जो मेरा इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व है उसको मैं निरूपित करती हूँ NP से, और ये चूंकि x2 N की तरफ है, N साइड है, तो इस N की साइड मैं निरूपित करती हूँ इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व को NN से। तो अब यहाँ से dN/n का इंटीग्रेशन मैंने किया NP से NN तक। यहाँ मेरे पास कहाँ से कहाँ तक रिलेट कर रही हूँ मैं? x1 से x2, यानी कि मैं कर रही हूँ काम कहाँ पर? इस अवक्षय क्षेत्र में काम कर रही हूँ। और इस अवक्षय क्षेत्र में ही चूंकि ये विद्युत क्षेत्र लगता है, बैटरी लगाई है मैंने। जब कोई भी आपके पास बाह्य बैटरी नहीं है तो जो भी विद्युत क्षेत्र अप्लाई हो रहा है वो इस अवक्षय परत के द्वारा अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर इसकी ही विद्युत क्षेत्र की प्रबलता यहाँ मैंने दिखाई है। तो ये माइनस साइन को मैंने अंदर ले लिया, तो -EDX, और हम जानते हैं कि आपके पास E = ग्रेडियंट V होता है, तो जो V का मान होगा वो इंटीग्रेशन -EDX के बराबर हो जाएगा। इसलिए आपके पास V ये -EDX x1 से x2 रीजन में ये बैरियर पोटेंशियल को निरूपित करेगा, और इसे हम लिख रहे हैं VB से। तो इसको इंटीग्रेट किया तो मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि 1/n dN का मान होता है ln n, और ln n में हमने लिमिट्स लगा दी तो मुझे मिल जाता है ln nn/np
इज इक्वल टू EVB अपॉन KBT, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरी टर्म है किसको निरूपित कर रही है, अवक्षय परत के पोटेंशियल को, बैरियर पोटेंशियल को निरूपित कर रही है, जिसे मैं VB से लिख रही हूँ। अब हमने क्या किया, इसका इन्वर्स लिया, तो NN अपॉन NP बराबर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल EVB अपॉन KBT, यानी NP का मान हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका रिवर्स कर दूँ तो साइन प्लस की बजाय एक्सपोनेंशियल का माइनस हो जाएगा, तो NP का मान मेरे पास आ जाएगा NN e की पावर माइनस EVB अपॉन KT, यानी कि ये अवक्षय परत के दोनों ओर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको रिलेट कर रहा है। इसी तरह अगर मैं होल धारा घनत्व को शून्य लेती हूँ, तो जब मैं होल धारा घनत्व को शून्य लेती हूँ तो वही होलों के लिए आपके पास यहाँ पर ये ड्रिफ्ट करंट का मान है, ये डिफ्यूजन करंट का मान है। अब पुनः इसको जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व किया उसी तरह मैं इसको सॉल्व करती हूँ, यानी dP अपॉन P निकालती हूँ, और आपके पास μN अपॉन dP को वही E अपॉन KT आंशिक संबंध से रखती हूँ, क्योंकि dP अपॉन μP KT अपॉन E है, तो μP अपॉन dP बन जाएगा E अपॉन KBT। तो रख के पुनः मैं इंटीग्रेट करती हूँ अवक्षय परत के लिए x1 से x2 तक, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x1 में मेरे पास मान होगा होलों का PP के बराबर, और n की साइड होल डेंसिटी होगी Pn के बराबर। तो मुझे संबंध क्या मिल जाता है कि Pn इज इक्वल टू PP e की पावर माइनस EVB अपॉन KT के बराबर। बिल्कुल सिमिलर तरह से हम निकाल सकते हैं जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब ज्यूरे किया था तब मान निकाला था। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो दोनों ही तरफ अगर मैं देखूँ तो Pn क्या निरूपित कर रहा है कि n साइड पे होल धारा घनत्व को, और यहाँ पर मैंने निकाला है NP, ये किसको निरूपित कर रहा है, P साइड में इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व, यानी एक तरह से अल्पसंख्यक धारा घनत्व को निरूपित कर रहा है। और दोनों में ही अगर मैं देखूं तो एक टर्म आ रही है E की पावर माइनस EVB अपॉन KT, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही टर्म थी, और यही टर्म मुझे किसके लिए मिल रही है, होलों के लिए। और ये टर्म हमेशा हम जानते हैं लगभग बोल्ट्जमैन फैक्टर से रिलेट होती है, इसलिए ये दोनों ही समीकरण मेरे पास क्या कहलाते हैं, बोल्ट्जमैन समीकरण कहलाते हैं। और जो संधि पर है वो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डोनर इम्प्योरिटी के बराबर हो जाती है, और जो NP का मान है वो NN स्क्वायर अपॉन NN के बराबर होता है, NI स्क्वायर अपॉन NN के बराबर होता है। और जब मैं ये मान रख देती हूँ इसमें तो मुझे क्या मान मिल जाता है कि आपके पास जो NP का मान है वो है NI स्क्वायर अपॉन NA, और जो NN का मान है वो ND के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व और होल धारा घनत्व दोनों P टाइप के लिए और M टाइप के लिए मैं निकाल चुकी हूँ पहले ही। तो यहाँ पर NP का मान रख रही हूँ, यहाँ मैं NN का मान रख रही हूँ, यानी यहाँ होल धारा घनत्व P साइड में इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व, और ये है N साइड में इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व, और N साइड में इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व का जो मान है वो है ND के बराबर, और P साइड पे जो इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व का मान है वो NI स्क्वायर अपॉन NA के बराबर होता है। और ये हम पूर्व में डिराइव कर चुके हैं, ये मान मैंने यहाँ रख दिए हैं। तो ये मान मिल जाता है NA ND अपॉन NI स्क्वायर E की पावर EVB अपॉन KT के बराबर। तो यहाँ से मैं इसका रिवर्स ले लेती हूँ, तो ये EVB अपॉन KBT ln NA ND अपॉन NI स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए मैं इसको VB के लिए सॉल्व कर सकती हूँ, यानी बैरियर पोटेंशियल के लिए सॉल्व कर सकती हूँ, और बैरियर पोटेंशियल का मान मुझे मिल जाएगा KBT अपॉन E ln NA ND अपॉन NI स्क्वायर। तो यही मान आप इससे भी निकाल सकते हैं अगर आप ध्यान दें। तो Pn का जो मान है यानी N साइड जो आपके पास ये होल धारा घनत्व है वो हो जाता है NI स्क्वायर अपॉन ND के बराबर, ये मैं पहले निकाल चुकी हूँ। और आपके पास जो PP का मान होता है यानी P साइड में होल धारा घनत्व का मान वो लगभग होता है NA के बराबर। तो ये चीज जब आप यहाँ रखेंगे इस समीकरण में तो भी आपको VB का मान समान ही मिलेगा, और वो क्या मिलेगा, KBT अपॉन E ln NA ND अपॉन NI स्क्वायर के बराबर। तो इस समीकरण से हम किसका मान निकाल सकते हैं, विभव प्राचीर का मान ज्ञात कर सकते हैं। और ये किस पर निर्भर है, अशुद्धि धारा घनत्वों का मान कितना है, NA और ND का मान कितना है। अब हम जब धारा प्रवाहित की बात करते हैं तो धारा मुझे मिलती है अग्रबायस में। तो मान लो मैंने संधि को क्या कर दिया है, अग्रबायसित कर दिया है। तो जब हम संधि को अग्रबायस करते हैं तो विभव प्राचीर की जो मोटाई है वो V से घटकर क्या हो जाती है, VB से घटकर क्या हो जाती है, VB माइनस V हो जाती है। और इस समय जो अगर हमें ध्यान दूं तो जब मैं PN जंक्शन की बात कर रही हूँ तो ये P है, ये N है। जब मैंने अग्रबायस लगाई तो इसको पॉजिटिव से जोड़ा है और N को जोड़ा है नेगेटिव से। तो यहाँ पर होलों पर जो अट्रैक्शन बल लगता है वो N की साइड लगता है, और इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगता है वो P की साइड लगता है। तो यहाँ पर मैं जब अग्रबायस में लगाती हूँ तो N साइड में होल धारा घनत्व में वृद्धि हो जाती है और P साइड में इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व में वृद्धि होती है। तो इस बात को भी मैं अब यूज कर रही हूँ।
तो जब मैंने अग्रबायस लगाई तो जंक्शन के दाईं तरफ यानी n की तरफ होल संख्या धारा में जो वृद्धि हुई, होल संख्या घनत्व में जो वृद्धि हुई वो हमने मान ली डेल्टा Pn है। तो अब वृद्धि होने के बाद जो अब होल धारा घनत्व n में हो जाएगा वो हो जाएगा Pn तो पहले ही था और वृद्धि कितनी हो गई डेल्टा Pn की। तो अब कुल होल धारा घनत्व कितना हो गया Pn प्लस डेल्टा Pn किसके बराबर हो जाएगा Pp e की पावर माइनस EVB अपॉन KT हम लिख रहे थे, यहाँ VB को रिप्लेस करके हम क्या कर देंगे VB माइनस V कर देंगे। इक्वेशन हमने वही यूज़ की है जो हमने पहले निकाली है और वो पहले इक्वेशन मेरी क्या थी आपको ध्यान नहीं हो तो हम दोबारा बता देते हैं कि Pn का मान PP e की पावर माइनस EVB अपॉन KT था जब हमारे पास कोई बाइसिंग नहीं थी, लेकिन जब मैंने बाइसिंग की तो यहाँ मान Pn की बजाय Pn प्लस डेल्टा Pn हो गया और ये VB चेंज होके क्या हो गया VB माइनस V। तो हमने यही चेंजेस इस इक्वेशन में किए हैं। अब इसको दो टर्म्स में हम तोड़ देते हैं, VB वाली टर्म को अलग ले लेते हैं तो ये बन जाएगा और V वाली टर्म को अलग, तो ये हो जाएगा टर्म आपके पास PP e की पावर माइनस EVB अपॉन KT और सेकंड टर्म हो जाएगी प्लस की तो E की पावर EV अपॉन KBT के बराबर। और मुझे ये वृद्धि का मान अगर मैं निकालती हूँ क्योंकि बाइसिंग देने पे ही वृद्धि हुई है तो ये वृद्धि का मान जो होगा होल संख्या घनत्व में n की साइड वो हो जाएगा, इन दोनों को घटा देंगे हम। तो घटा दिया तो मेरे पास क्या मान आएगा Pn का मान भी है तो दोनों तरफ ये टर्म कॉमन आएगी तो ये मैंने कॉमन ले ली है तो ये इस तरफ बच जाएगा 2 प्लस डेल्टा Pn में e की पावर EV अपॉन KT, बाद में बच जाएगा माइनस का 1। इसी प्रकार बाईं तरफ की मैं बात करूं यानी इस तरफ की बात करूं तो यहाँ पर किस में वृद्धि होगी इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होगी और वो कितनी हो जाएगी NP डेल्टा NP के बराबर, डेल्टा NP के बराबर वृद्धि हो रही है तो कुल अब कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी P साइड में NP प्लस डेल्टा NP। अब यहाँ भी हम यही सेम चेंज कर रहे हैं जो कि हमने वहाँ किया है क्योंकि मैंने देखा था जो NP की जगह मैं क्या रख रही हूँ NP प्लस डेल्टा NP, तो यहाँ VB की बजाय क्या रखेंगे VB माइनस V। केवल इतना सा चेंज हमने यहाँ भी किया। इसको वापस दो टर्म में एक्सपोनेंशियल टर्म को तोड़ दिया तो एक टर्म हो गई e की पावर माइनस EVB अपॉन KT और दूसरी टर्म हो गई मेरे पास e की पावर E अपॉन KT। अब केवल वृद्धि कितनी हुई उसको मैं निकालती हूँ तो दोनों टर्म्स को आपस में घटा देती हूँ, पहले वाली टर्म इसको तो यहाँ पर NN e की पावर माइनस EVB अपॉन KBT कॉमन आ जाता है, यहाँ बच जाएगा e की पावर EV अपॉन KBT माइनस 1। तो यहाँ पर n क्षेत्र में अगर मैं देखूं तो इंजेक्टेड जो होल धारा का घटक है किसके कारण, जब हमने बाह्य बैटरी लगाई है फॉरवर्ड बायस लगाई है तो इंजेक्टेड होल धारा घनत्व n क्षेत्र में जो मुझे मिल जाता है वो हो जाएगा IP अपॉन A, क्योंकि धारा घनत्व का मान मैं क्या लिखती हूँ I अपॉन A जिसको मैं डेल्टा JP से दर्शाती हूँ और वो किसके बराबर होगा EV डेल्टा PN के बराबर। ये वही है जो कि ड्रिफ्ट के कारण है, क्योंकि बाहर बैटरी लगाते ही क्या होता है ड्रिफ्ट होता है, तो ये ड्रिफ्ट का जो हमने घटक है वो हमने यहाँ लिख दिया है। तो ड्रिफ्ट की टर्म से जब हम इस घटक का मान निकालते हैं, इंजेक्टेड होल धारा का मान निकालते हैं तो ये मान IP का मान मुझे मिल जाता है EA, क्योंकि ए को धारा निकालनी है इसलिए ए को भी यहाँ मैंने गुणा किया है तो EAVP डेल्टा PN, और डेल्टा PN का मान मेरे पास यहाँ है तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और रखती हूँ तो मुझे होल धारा घनत्व का मान क्या मिल जाता है EAVP PP e की पावर माइनस EVB अपॉन KBT ब्रैकेट में e की पावर EV अपॉन KBT माइनस 1। अब ये वाली जो सारी टर्म है इन सबको मैं किस में ले लेती हूँ एक कांस्टेंट में जिसे मैं PP से लिखती हूँ, यहाँ मैंने दिखा दिया है ये BP के बराबर है और ब्रैकेट में क्या बच जाता है e की पावर EV अपॉन KBT। सिमिलरली मैं P क्षेत्र में जो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व है किसके कारण फॉरवर्ड बायस लगाने के कारण, वो मान मुझे सिमिलरली मैं निकाल सकती हूँ क्या मिलेगा BN, जहाँ BN का मान क्या हो जाएगा EA VN NN e की पावर माइनस EVB अपॉन KT, यानी जो भी होल के लिए टर्म्स थी वो यहाँ सारी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और ये वाली टर्म्स दोनों में मुझे सेम मिलती है। तो कुल धारा घनत्व जो अब मुझे संधि पर मिलेगा वो होल धारा घनत्व और इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व का योगफल होगा। तो मैंने दोनों कॉन्स्टेंट जुड़ गए, ये टर्म कॉमन थी इसलिए बाहर आ गई है। अब इसका मान अगर मैं देखना चाहूँ तो वो क्या होगा, तो अगर मैंने मान लो संधि को कौन सी बायस दी थी रिवर्स बायस देती तो V को किससे रिप्लेस करूंगी माइनस V से, क्योंकि रिवर्स बायस देने पर V को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे माइनस V से। तो ये जो टर्म है मेरे पास एक्चुअली क्या बन जाएगी माइनस EV अपॉन KBT, और ये मान चूंकि एक्सपोनेंशियल नेगेटिव है और e की पावर माइनस x तेजी से x का घटता हुआ फलन होता है इसलिए ये लगभग क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। और ये एक बात यहाँ हम ध्यान रख रहे हैं कि V को मैं चूंकि अगर रिवर्स बायस कर रही हूँ तो V को किससे रिप्लेस कर रही हूँ माइनस V से, तो इसलिए e की पावर EV अपॉन KBT टर्म क्या बन जाएगी e की पावर माइनस EV अपॉन KBT बन जाएगी, और e की पावर माइनस x जो है वो x का घटता हुआ फलन होता है
इसलिए e की पावर EV अपॉन KBT विल बी टेंडिंग टू 0 जब हमने संधि पर कौन सी बायस लगाई है, रिवर्स बायस। तो ये टर्म 0 होते ही I का मान क्या हो जाएगा, -BP प्लस BS, और ये कहलाती है रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिसे हम किससे लिखते हैं, IS से लिखते हैं। तो समीकरण मेरे पास क्या बन जाता है वोल्टा और धारा का, इसमें यहाँ इसको मान को मैं रख देती हूँ। तो I इज इक्वल टू IS e की पावर EVB अपॉन KBT -1, ये कहलाता है PN संधि डायोड का समीकरण, ये कहलाती है डायोड इक्वेशन, और जिसे हम यूज करते हैं। तो साफ दिख रहा है कि फॉरवर्ड बायस में ये एक्सपोनेंशियल राइजिंग फंक्शन होगा, जो कि मैंने ग्राफ के द्वारा भी जब आप स्टडी करते हैं डायोड की, तो आपने देखा है कि ये वोल्टा और धारा का ग्राफ ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ ही आता है, जो कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से जब हम इन डायोड के वक्रों की बात करते हैं तो हम फॉरवर्ड और रिवर्स रेजिस्टेंस भी निकालते हैं, और एक रेजिस्टेंस निकालते हैं स्थैतिक प्रतिरोध, डायनामिक एक यानी स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालते हैं, और दूसरा रेजिस्टेंस हम निकालते हैं गतिक प्रतिरोध यानी डायनामिक। स्टैटिक का मतलब एट अ पॉइंट होता है, और गतिक प्रतिरोध का मतलब होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच। लेकिन हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जब मैं इस ग्राफ की बात करती हूँ तो मुझे पीस वाइज लीनियर वक्र लेना होता है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल वक्र है, और ओम का नियम हमेशा लगता है लीनियर रिलेशन है। ओम के रिलेशन में हम लगाते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I, जो कि एक रेखिक संबंध है। तो इस रेखिक संबंध को यहाँ लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बहुत अल्पांश रेखा की यहाँ पे कल्पना करते हैं, यानी इसके छोटे से एक अंश को मैं क्या मान सकती हूँ, लीनियर मान सकती हूँ। और जब मैं इसको लीनियर मानती हूँ तब मैं इसके लिए प्रतिरोध का मान निकालती हूँ, इसके किसी बिंदु पर या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, कहाँ जहाँ मैंने पीस वाइज लीनियर रिलेशन को माना है वोल्टा और धारा के मध्य, जहाँ मैंने छोटे से अल्पांश के लिए रेखिक संबंध माना है, वहीं पर मैं गतिक प्रतिरोध भी निकाल सकती हूँ और वहीं पर मैं स्थैतिक प्रतिरोध भी निकाल सकती हूँ। क्योंकि प्रतिरोध निकालने के लिए, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू I होने से V इज इक्वल टू IR होता है, और R का मान V इज इक्वल टू I तब होता है जब मैं लीनियर संबंध की बात करती हूँ। तो मुझे यहाँ लीनियरिटी का ध्यान रखना जरूरी है। तो इस स्थिति में जब मैं गतिक प्रतिरोध निकालती हूँ अग्र बायस में, तो मुझे मिल जाएगा, अगर स्थैतिक प्रतिरोध का मान निकालती हूँ तो RS इज इक्वल टू V अपॉन I का मान IS e की पावर E अपॉन KBT -1 होता है, ये मैंने यहाँ रख दिया है। अब इसी तरह गतिक प्रतिरोध निकालूंगी तो उसका मान क्या मिलेगा मुझे, dV अपॉन DI, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच में निकालती हूँ, तो दो बिंदुओं के वोल्टा का अंतर dV, धारा का अंतर DI, तो गतिक प्रतिरोध हो जाएगा RD इज इक्वल टू dV अपॉन DI, और DI का मान मैं इस समीकरण से इसको डिफरेंशियल करके निकाल सकती हूँ। तो ये बन जाएगा IS E अपॉन KBT e की पावर EV अपॉन KBT इंटू DV। तो RD का यहाँ DI का मान मैं रख देती हूँ, तो RD का मान मुझे क्या मिल जाता है, KBT अपॉन E IS e की पावर माइनस EV अपॉन KBT, और चूंकि पुनः ये वाली जो टर्म है ये I है, इसलिए RD का मान हो जाता है KBT अपॉन EI के बराबर। यानी अगर स्थैतिक प्रतिरोध इसके द्वारा दिया जाएगा और अगर गतिक प्रतिरोध इस समीकरण के द्वारा दिया जाएगा। अब हम निकालते हैं पश्च स्थैतिक प्रतिरोध और पश्च गतिक प्रतिरोध। तो पश्च स्थैतिक प्रतिरोध और पश्च गतिरोध में का रेशो यानी पश्च वोल्टा और पश्च धारा का संबंध का रेशो मैंने लिखा है, तो स्थैतिक प्रतिरोध हो गया। और यहाँ जो धारा बहती है वो मुझे मालूम है IS के बराबर होती है, और IS जो है बहुत अल्प धारा होती है, इसलिए ये प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक होता है। यानी अग्र बायस का प्रतिरोध हमेशा कम मिलेगा आपको, कुछ ओम्स में मिलेगा, जबकि पश्च बायस का प्रतिरोध किलो ओम से लेकर मेगा ओम तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन। अब पश्च गतिक प्रतिरोध का मान निकालेंगे तो डेल्टा VR अपॉन डेल्टा IR, और डेल्टा IR चूंकि ये लगभग कांस्टेंट होती है करंट, इसलिए ये डेल्टा IR शून्य होते ही पश्च गतिक प्रतिरोध जो है लगभग इनफाइनाइट, या फिर हम कहें बहुत बहुत हाई मुझे मिलता है, जो कि अनंत के तुल्य हो जाता है। और ये बात मुझे ये ध्यान रखनी है कि उत्क्रमित धारा में जब हम ताप बढ़ाते हैं तो प्रत्येक 10 डिग्री ताप के लिए उत्क्रमित धारा क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। इसलिए एक बात ध्यान रखें, जब हम संधि डायोड को काम में ले रहे हैं तो उसका ताप भी मुझे एक निश्चित सीमा तक ही मैं बढ़ा सकूंगी, अन्यथा रिवर्स बायस में जो इसका भंजन की संभावना है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। और ये जर्मेनियम के लिए ताप सीमा कितनी है, 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और सिलिकॉन युक्त संधि के लिए किसके आसपास है, 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। धन्यवाद।